हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गोदावरी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के। तो सेनकाकू आइलैंड्स को अगर हम मैप में व्यू करें, सेनकाकू आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड हैं। अगर हम कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करें तो सेनकाकू आइलैंड्स मेनलैंड चाइना, ताइवान एंड जापान जो कंट्री हैं उनके बीच में लोकेटेड है। ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है इसको अदर कंट्रीज़ अलग अलग नेम से इसको बोलते हैं। जैसे कि चाइना जो है वो सेनकाकू आइलैंड्स को दियाऊ आइलैंड्स के नाम से बोलते हैं। ताइवान जो है वो उसको तियाओ युताई आइलैंड्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो इसको पिनेकल आइलैंड्स के नाम से इस एरिया को या फिर इन आइलैंड्स को जानते हैं। यहाँ पर ये जो जापान वाला जो रीजन है, जापान के सर्दर्न पार्ट पर यहाँ पर रयुकुयू आइलैंड्स है। जो रयुकुयू आइलैंड्स जहाँ पर एंडिंग होती है उनके सर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पर लोकेटेड है सेनकाकू आइलैंड्स। आप सभी को पता होगा कि ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है इसको लेकर के जापान और चाइना जो है वो अपना अपना क्लेम करते हैं। मींस सेनकाकू आइलैंड्स अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं जिनको लेकर के दोनों कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्टेड है। 2022 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको लेकर के क्वेश्चन आया था, हमने टेलीग्राम चैनल पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। 2022 में इसको लेकर के क्वेश्चन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया यूपीएससी में कि डायरेक्टली इसकी लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि जो सेनकाकू आइलैंड्स है उसको पूछ लिया गया कि कौन कौन से कंट्री में इसको लेकर के डिस्प्यूट है। तो इससे आपको एक बात क्लियर होती है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किसी भी मैपिंग एरिया जो है उसकी मैपिंग को सिर्फ उसकी लोकेशन के बेसिस पर आपको रिमेंबर नहीं करना है, बल्कि वो एरिया किस कारण से, कौन सा ऐसा रीज़न कोज है जिसकी वजह से वो न्यूज़ में है, और कौन कौन से, अगर वो कन्फ्लिक्टेड जोन है, डिस्प्यूटेड जोन है, तो कौन कौन से कंट्रीज़, कौन कौन से जो अदर एरियाज़ हैं वो उसके ऊपर क्लेम करते हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उस एरिया से रिलेटेड आपको याद करनी है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है ब्रिक्स ग्रुप को लेकर के। आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग चल रही है, जिसमें जो 5 कंट्रीज जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही बेसिक डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। आप सभी को पता है कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो रशिया कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया का जो स्टैंड है उसको लेकर के चाइना हमेशा से क्लेम कर रहा है कि जब भी रशिया को ज़रूरत होगी, एक हेल्प की ज़रूरत होगी, असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, चाइना इसमें हमेशा सपोर्ट करेगा। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात रखी है। उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला कि देखो, जो भी यूक्रेन और अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, जो भी इशू है, उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर किया कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है। मतलब ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर कंट्रीज़ हैं, वो चाहे अफ़गानिस्तान में इशू चल रहा हो या रशिया का यूक्रेन के साथ में इशू चल रहा हो, तो अगर ये ग्रुप एक मीडिएशन का रोल प्ले करे तो इन इशू को सॉल्व किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान का तो आप कल भी हमने डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है वहाँ स्पेसिफिक अगर हम देखें तो बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन लेवल पर देखें तो वहाँ पर राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। दूसरा अगर हम देखें तो अदर क्राइसिस जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, फूड ग्रेन से रिलेटेड क्राइसिस है, और अभी एक अदर इशू वहाँ पर देखने को मिला है कि अर्थक्वेक, जिसकी वजह से भी वहाँ के ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उससे इफेक्ट हुई है। ओके, तो यूक्रेन वाला जो इशू है उसमें आप सभी को पता है कि फरवरी 2022 से
रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। मेजर जो रीज़न है या बेसिक कोज है वो आप सभी को पता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप लेना चाहता था और रशिया चाहता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो रशियन कंट्रीज़ के जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ तक एक्सपेंड ना हो सके। अभी आप सभी को पता है कि रशिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बाल्टिक कंट्रीज़ को बॉर्डर शेयर करते हुए कैलिनिंग्राड जो एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है, जिसको जो अदर नाटो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जिसमें लिथुआनिया है, पोलैंड है, उन्होंने वो एक तरीके से उसके साथ में जो कैलिनिंग्राड जो रशिया का इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहाँ पर रेल कनेक्टिविटी के थ्रू रशिया अपने इम्पोर्टेंट मटेरियल्स वहाँ तक उसकी रीच बनाता है। लेकिन जब लिथुआनिया ने इसको लेकर के ब्लॉकेड किया तो और भी इशू, देखो इस तरीके से आप ब्लॉकेड करने से, इस आर्टिकल में बोला गया है कि ब्लॉकेड करने से, चाहे आप इकोनॉमिक लेवल पर करो चाहे ट्रेड लेवल पर करो, ब्लॉकेड करने से कोई भी कंट्री जो है उसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, जो डोमिनेंस है उसको क्रिएट नहीं कर सकते। आपसी जो कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है, उसी के थ्रू जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए और जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पर वर्क होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम पोस्ट पेंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसके अलावा जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कोल्ड वॉर मेंटेलिटी जो है उसको फॉलो किए बिना जो है वो यूनिलैटरल सेक्शन जो यूएस के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो रशियन कंट्री के ऊपर इम्पोज किए गए हैं, उन सभी का ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज़ हैं उनको अपोज किया जाना चाहिए। देखो जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को एक तरीके से अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस बेसिस पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया। इंडिया ने इंडिपेंडेंट तरीके से दोनों ही ग्रुप के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन रखते हुए यहाँ पर कोशिश की कि दोनों तरफ से जो हमारे रिलेशन है वो बेहतरीन रहे और किसके साथ में हमें किस तरीके का बिहेवियर करना है, किस तरीके की पॉलिसी को फॉलो करना है, ये हमारे इंडिपेंडेंट तरीके से हमारे ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करेगी। आप सभी को पता है कि रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए तो यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर के रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई, जिसमें इंडिया ने हमेशा एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो किया था। यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कोल्ड वॉर एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिया है। कोल्ड वॉर क्या होता है, जिसमें वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है लेकिन वॉर नहीं होता है। मतलब हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि वॉर हो सकता है लेकिन वॉर नहीं होगा। वॉर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होंगी लेकिन वॉर जो है वो बैटलफील्ड में जो वॉर होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर के ये भी बोला गया कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अदर एरियाज़ में भी अपना कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सकती है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो सैटेलाइट एग्रीमेंट है, कोविड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो साउथ अफ्रीका में सेटअप करने की बात रखी गई। इसके अलावा जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उनके म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात रखी गई, कोविड वैक्सीन की बात रखी गई और मेडिसिन की बात रखी गई। इन सभी के ऊपर न्यू तरीके से न्यू लेवल पर जाकर के जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इन सभी के ऊपर फोकस कर सकते हैं और कोऑपरेशन कर सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके ऊपर भी कोऑपरेशन किया जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स आप सभी को पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आप सभी को पता होना चाहिए कि देखो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि कितना जीडीपी में पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, कितना ट्रेड में पार्टिसिपेशन है, क्योंकि अगर मेंस में आंसर आता है तो उन डाटा से आप आंसर के स्टार्ट कर सकते हो और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपकी जो कॉपी जो है मेंस की जो कॉपी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर इशू देखने को मिल रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ पर गवर्नमेंट है उसमें वो एक अलायंस गवर्नमेंट है, उसमें शिवसेना है, इसके अलावा एनसीपी जो पार्टी है वो है और जो कांग्रेस पार्टी है वो है। इन सभी ने मिला करके वहाँ पर अलायंस बना रखा है और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं वो वहाँ के सीएम हैं। लेकिन अभी शिवसेना के एक एमएलए ने यहाँ पर बगावत कर दी। उन्होंने बोला कि हम जो हैं
उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बोला कि जो कोई नेशनल पार्टी है जो हमें सपोर्ट कर रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्ट में कुछ एमएलए जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से पार्टी को छोड़ने की बात रख रहे हैं। ओके, जो शिवसेना है उन्होंने अर्ज किया है डिप्टी स्पीकर से कि जो 12 एमएलए हैं जो एकनाथ शिंदे और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एमएलए हैं, उन सभी को डिस्क्वालीफाई करने की बात रखी है डिप्टी स्पीकर से। ये डिस्क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पर रखा गया है? 10th शेड्यूल के बेसिस पर। 10th शेड्यूल का इम्प्लीकेशन कब होता है? कोई पर्सन जो है वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, किसी पार्टी से जीत करके आया हो हमारे लेजिस्लेचर में, और उसके बाद में अगर उसको छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके बेसिस पर उनको डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है। तो 10th शेड्यूल में इसके बारे में बताया हुआ है। 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो शेड्यूल वर्ड है उसको आप डिस्कस कर लीजिए। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिसाइड किया गया था? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था तो रेगुलर वहाँ पर एक आर्टिकल के बाद में दूसरे आर्टिकल को यहाँ पर सेटल डाउन किया जा रहा था। तो कुछ आर्टिकल ऐसे थे जिनको एक एक्सप्लेन्ड वे में डिस्कस किया जाना था। तो इसी के लिए शेड्यूल को बनाया गया कि वो आर्टिकल जिनको डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाना है उनको शेड्यूल में सेटल किया जाए। मतलब यहाँ पर एक उनकी जो आउटलाइन है वो तो यहाँ पर इस तरीके से रेगुलर रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उनका जो डिटेल्ड फॉर्म है वो शेड्यूल में डिसाइड किया जाएगा। तो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी और फिर उसके बाद में 4 शेड्यूल और इसमें इंसर्ट की गई। इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो 10th शेड्यूल है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब भी कोई दल बदल पार्टी होती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, या किसी पार्टी से नहीं है दूसरी पार्टी में आप जा रहे हो जीतने के बाद में, ये सारे प्रोसीजर हैं जीतने के बाद में। अगर कोई पर्सन, मान लो कोई पर्सन जिसने मेंबरशिप ले रखी है कांग्रेस की, उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अब वो कांग्रेस की मेंबरशिप को छोड़ करके जाते हैं बीजेपी की मेंबरशिप में, तो उनके ऊपर 10th शेड्यूल इफेक्ट नहीं होगा। उनके ऊपर 10th शेड्यूल का जो रूल है वो इम्प्लीकेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई पर्सन किसी पार्टी की सीट से जीत करके आता है, उसके बाद में उसके ऊपर 10th शेड्यूल जो है वो एप्लीकेबल होगा अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है। और इसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं और जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनके ऊपर भी इम्प्लीकेबल होता है कि अगर वो पार्टी को चेंज करते हैं, मतलब अपनी पार्टी जो इंडिपेंडेंट है उसकी तो कोई पार्टी है ही नहीं, ओके, वो दूसरी पार्टी में जाता है जीतने के बाद में, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नॉमिनेटेड जो पर्सन है, ठीक है, जिसको गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो नॉमिनेटेड जो पर्सन है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उनके ऊपर काम होता है। तो ये 10th शेड्यूल है जिसके बारे में बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 10th शेड्यूल को लेकर के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्ट में जो एमएलए हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो उनका किया जाए, क्योंकि वो किसी पार्टी की सीट से जीत करके आए, किसी पार्टी की जो उनको टिकट मिला उससे वो जीत करके आए और उसके बाद में वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें 2/3 मेजोरिटी में, मान लो किसी पार्टी के वहाँ पर जितने मेंबर हैं उसमें से अगर 2/3 मेंबर जो हैं वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि मेजोरिटी में लोग इसको छोड़ करके, इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए हैं। मतलब एक जो जनमत जो होना चाहिए, एक बेसिक जो आइडियोलॉजी होना चाहिए, वो हो सकता है कि उनसे कन्फ्लिक्टेड हो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से, जिसकी वजह से ही ये चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो ना सिर्फ महाराष्ट्र में इस तरीके का इशू जो है वो टाइम टू टाइम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इस तरीके का इशू हमारे इंडिया में रेगुलर देखने को मिल रहा है कि पार्टी जो है, गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर किसी और की बनती है और कुछ टाइम के बाद में उसके जो मेंबर्स हैं वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से वहाँ पर अदर पार्टी जो है वो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट बना लेती है। ओके, ये हमने डिस्कस किए बेसिक प्रोविजन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक इम्पोर्टेंट आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि देखो, जब
पार्लियामेंट आप सेंट्रल लेवल पर देखो, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना वो स्टेट असेंबली में भी और सेंट्रल लेवल दोनों पर एप्लीकेबल है। ओके, इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि मान लो असेंबली जब सेशन में नहीं है तो वहाँ पर उस टाइम जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन जो है या फिर जो आपकी मेजोरिटी टेस्ट जो है, फ्लोर टेस्ट जो है, वो कौन कंडक्ट करवा सकता है जब सेशन में नहीं है, और जब सेशन में है तब फ्लोर टेस्ट कौन कंडक्ट करवा सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है AIADM की जो पार्टी है उसमें इंटरनल कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और इस आर्टिकल में पहले तो जो शिवसेना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इशू चल रहा है उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो रिबेलियन देखने को मिल रहे हैं इस पार्टी में, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से इशू चल रहा है कि वहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लेटर वहाँ पर लिखे गए एकनाथ शिंदे के द्वारा, उस लेटर में उन्होंने अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर बताया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर मतलब अपने आप को CM के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, उन सभी को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये हिंट देने की कोशिश की है कि अगर उनको पावर में रखा जाए तो हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो अलायंस गवर्नमेंट है वो वहाँ पर रेगुलर बनी रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, ये जो कोलंबिया जो कंट्री है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि नए प्रेसिडेंट वहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, और नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद में साउथ अमेरिका कंट्री में जो रेगुलर वहाँ पर इशू देखने को मिल रहे थे, स्पेसिफिक अगर हम वहाँ पर देखें तो ड्रग्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू वहाँ पर थे। तो जैसे जैसे अगर नई गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबल होती है तो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इशूज वहाँ पर थे, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो वहाँ की जो काफ़ी लंबे टाइम से जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था उसको रेगुलर किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, अदर एरियाज में इन्वॉल्वमेंट हुए बिना। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो ये जो आर्टिकल है वो इंडिया की जो भी पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करते हुए उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में बता रखा है कि हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें जो मेजोरिटेरियन जो है हमारी सोसाइटी का जो मेजोरिटी वाला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारे इंडिया में वो एक तरीके से माइनॉरिटी बेसिस पर है। वैसे देखो इसको लेकर के बार बार पॉइंट रखा गया है कि स्पेसिफिक एक एरिया में मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर वो मेजोरिटी में पाए जाते हैं। ओके, तो इसको लेकर के भी बार बार रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है कि एरिया वाइज मतलब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर किसी एरिया में कोई कम्युनिटी अगर मेजोरिटी में है तो उसको मेजोरिटी के जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, और जो माइनॉरिटी के राइट्स जो हैं वो उनसे स्नैच किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से उठता है कि प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल लाइफ जो है जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डाइवर्सिटी को, उससे हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है वो इफेक्ट हो सकता है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको इस तरीके से हम रेगुलेट करें, उसको इस तरीके से हम बनाए रखें कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प हो, ना कि हमारी कंट्री के डिग्रेडेशन में उसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिले। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, एक कन्वेंशन है, इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से इसको जानते हैं, यूक्रेन ने प्रेजेंट टाइम में इसको रेटिफाई किया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में ये जो कन्वेंशन है, सबसे पहले तो इस कन्वेंशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बिल जो है वो 20 जून को रेटिफाई किया गया काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के द्वारा, जिसमें जो कन्वेंशन है उसमें बेसिक पॉइंट ये रखा गया है कि वीमेन के खिलाफ में अगर कोई वायलेंस होता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस उसको हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कन्वेंशन की गई। इस कन्वेंशन को इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये जो कन्वेंशन है इसमें वीमेन के जो भी राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ ने जो है उन पर सपोर्ट किया, कौन से ने एब्सटेन किया, कौन से ने जो है इसके खिलाफ में वोट किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा।
डिफरेंस ये क्रिएट होगा कि प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो रशिया जो है उसने अटैक किया है, तो एक तरीके से वैसे ही यूक्रेन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ से इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर बात की गई है वीमेन राइट्स की, तो ये जो चीज़ें हैं अगर यूक्रेन ने इसको रेगुलर किया है, इसको ये जो इस्तांबुल कन्वेंशन जो है इसको साइन तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में रेटिफाई किया है, मतलब यहाँ पर राइट्स की सिक्योरिटी के लिए बात की है यूक्रेन ने। तो एक तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ इन्फ्लुएंस जो है वो यूक्रेन का और ज़्यादा इससे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और इस आर्टिकल में बता रखा है कि हमारे इंडिया में जो कोल है उसकी डिपेंडेंसी कितनी है पावर जनरेशन को लेकर के। यहाँ पर कुछ डाटा शो कर रखे हैं कि टाइम के साथ में अगर हम डिस्कस करें तो डोमेस्टिक जो हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है कोल का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाई क्वालिटी के कोल की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में कम है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कोल की अवेलेबिलिटी है कम और पावर जनरेशन चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो कंजम्पशन है पावर का वो टाइम के साथ में इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से कोल सप्लाई और डिमांड में जो गैप देखने को मिल रहा है और इंटरनेशनल कोल के प्राइजेज जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो भी हमारे थर्मल पावर जनरेटर्स हैं उनके ऊपर इशू देखने को मिल सकता है, और इंडिया में जो पावर की जो एक कट है, पावर कट जो इशू है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें जो है वो इनके जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब देखो अल्टरनेटिव्स जो है उसमें एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते, एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ चेंज कर दोगे और बोलोगे कि हम तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने लग जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जो है भले ही इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, उसका जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डेवलप करने में, हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उन तक उनकी रीच बनाने में, जो इंडस्ट्री हैं उन तक उनकी रीच बनाने में रिन्यूएबल एनर्जी की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ टाइम हमें लगेगा। तब तक कोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अदर कंट्रीज़ जिनके साथ में भी हमारे रिलेशन बेहतरीन है, जहाँ पर उनके रिजर्व हैं, उन कंट्रीज़ के साथ में रेगुलर जो हैं वो हमारे ट्रेड रिलेशन बेहतरीन रहे और इस इशू को हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और इस आर्टिकल में बता रखा है, देखो हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओके, ONDC, एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। ONDC क्या है? ONDC एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक तरीके से अगर हम स्ट्रेटजी पेपर के अकॉर्डिंग काम करें तो हमारे इंडिया के जो लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर हैं उन सभी के खिलाफ, मतलब जो एक नेटवर्क चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, जब भी शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन करना प्रेफर करने लग गई, और इसमें नेम मैक्सिमम किसका नाम आता है? अमेज़ॉन का नाम आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोविड के बाद में हमने इशू देखा कि हमारे लोकल लेवल के जो सेलर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला, तो हम एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जहाँ पर जो सेलर्स हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकें, जो बायर्स हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकें, और यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क हम डेवलप करें कि हमारे इंडिया की ही सर्विस हो, और इंडिया के जो सेलर्स हैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का कंज्यूम जो है हमारी पॉपुलेशन इजीली कर पाए, और इन सभी को लेकर के जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम अवेलेबल करवा पाएँ। इसी के लिए ये इसका फॉर्मेशन किया गया है। अब इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा होगा? इंडिया की खुद की सर्विस जो है वो डेवलप होगी। इसके अलावा जब हम ये सर्विस को फॉलो करेंगे, मतलब ऑनलाइन जो फोरम है उसको फॉलो करेंगे, तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ उसका होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका मेन टारगेट ये भी है कि डिजिटल जो पेमेंट्स हैं वो और ज़्यादा टाइम के साथ में इंक्रीज़ होंगे, हमारे जो भी लोकल सेलर्स हैं उसको इससे बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको भी रिप्लेस करने के लिए इंडिया कोशिश कर सकता है और खुद की जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो चाइना के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने हमारे इंडिया के प्रदीप कुमार रावत, ओके, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया के एनवॉय जो हैं वहाँ पर प्रदीप कुमार रावत, उनके साथ में डिस्कशन किया
यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया गया। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले स्लोवाकिया में एक मीटिंग चल रही थी, तब उन्होंने एक बात रखी थी, जब डिस्कशन किया जा रहा था कि रशिया के ऊपर जो भी इशू है, रशिया के ऊपर जो भी बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इंडिया भी हेल्प करे। तब इंडिया ने बोला कि देखो, इंडिया का जो टेस्ट है वो अलग है, हमारे जो इशू हैं उनको हम अपने लेवल पर हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ का इशू है तो मतलब वो ग्लोबल लेवल का इशू है, और कोई अगर अदर इशू है तो उसको यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़र्क पड़े ना पड़े ये अलग बात है। मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि अगर ग्लोबल लेवल पर कोई इशू चल रहा है या तो फिर उसको हर इशू को आप ओवरऑल एक तरीके से टैकल करो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी वजह से सभी कंट्रीज़ उसमें आपका साथ दे। ये तो कोई मतलब ऐसी बेसिक बातें हुई नहीं ना कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो अदर कंट्रीज़ को। ओके, तो यहाँ पर बॉर्डर जो इशू है उसके बारे में बात की गई दोनों के बीच में, कि जो बॉर्डर इशूज़ हैं उनको कुछ टाइम पहले भी इंडिया ने अपनी बात रखी थी कि चाइना के साथ में जो भी हमारे इशू हैं उनको हम अपने लेवल पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर इशू जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसको लेकर के टाइम टू टाइम डिस्कशन भी चल रहा है, लेकिन कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने नहीं आ पा रही हैं, तो उन्होंने बोला है कि जल्दी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ये आर्टिकल है इंडियन एम्बेसी अफगानिस्तान में लेकर के। अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक इशू देखने को मिला, तो इंडिया ने यहाँ पर एड एंड असिस्टेंस देने की कोशिश की है। इसके अलावा जो काबुल में जो हमारी एम्बेसी लास्ट 10 मंथ से बंद थी, उसको दोबारा से इंडिया ओपन करेगा, ताकि अफगानिस्तान के साथ में जो रिलेशन है, तालिबान के साथ में जो रिलेशन है, उनको हम बेहतरीन कर सकें। इंडिया ने वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उनको हम सिक्योर कर सकें, और उसके थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जो हमारी रीच बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था उसको भी हम कंप्लीट कर सकें। सेंट्रल एशियन तक कंट्रीज़ तक बनाने का मेन रीज़न ये है, काफ़ी एनर्जी रिच वो कंट्रीज़ हैं, तो उनसे ये लगता है कि उन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन बेहतरीन रहे तो इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना वो फर्टिलाइजर्स रिच कंट्री है। ओके, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वास्ट अप लेवल पर की जाती है, तो अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे लिए बेनिफिशियल रही और ईजिली हमें फर्टिलाइजर्स अवेलेबिलिटी उसकी हुई, तो इसकी वजह से हमारे इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी को भी बूस्टअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के बात रखी है कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उसमें हमारे इंडिया में उनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अगर हम उनका इंक्लूज़न देखें इकोनॉमी के लेवल पर तो काफ़ी कम है। तो जो भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे यूथ हैं उनको इसका हेल्प मिल सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है, डॉलर आप सभी को पता है एक इम्पोर्टेंट हमारी इकोनॉमी ग्लोबली लेवल पर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉलर। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स ग्रुप है उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की है कि डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, स्पेसिफिक रशिया यूक्रेन इशू जब क्रिएट हुआ तो रशिया के साथ में जब इम्प्लीकेशन लगाने की कोशिश की, रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, तो कोई भी कंट्री रशिया के साथ में अगर अपना ट्रेड करना चाहता है तो डॉलर ना दे करके अदर जो भी करेंसी है उसमें करे। मतलब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुई। तो यहाँ पर ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है कि एक अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाए, ताकि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर मनरेगा स्कीम को लेकर के इशू क्रिएट किया है। कुछ एक ग्रुप है पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये जो ग्रुप है वो एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट का है और फील्ड लेवल पर जाकर के वर्क करते हैं। तो इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट से कि आपने जो मनरेगा स्कीम को लेकर के जो नए ऑर्डर पास किए हैं उनको आप दोबारा से बैक करो। मनरेगा स्कीम में नया चीज़ ये लॉन्च की गई है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि मनरेगा स्कीम में आप अभी आपका जो भी मतलब ये होता था अटेंडेंस जो होती थी, जो भी वर्कर्स यहाँ पर आते थे उनकी रजिस्टर्ड बेसिस पर होता था। मतलब वहाँ पर जो उनका जो सुपरवाइजर है वो वहाँ की एंट्री करेगा कि हाँ ये वर्कर आया है, ये वर्कर आया है, ये वर्कर आया है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला है कि अब आपको मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है और खुद आपको उस एरिया पर जहाँ पर वर्क चल रहा है वहाँ पर जा कर के मनरेगा साइट पर जा कर के आपको टैगिंग करते हुए वो जो है अपनी जो अटेंडेंस है उसको रजिस्टर करना है। अब यहाँ पर इशू क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले तो जो ऐप है वो इंग्लिश वर्जन है, तो मतलब जो मनरेगा में काम करने कौन जाएंगे, वो
वीमेन या फिर वो मैन जो एक तरीके से स्किल्ड की उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। ओके, तो यहाँ पर उनका जो इंग्लिश कन्वर्जन जो है वो इनमें सब ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दूसरा आपने बात किया कि मोबाइल फ़ोन मतलब एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, तो वो वर्कर्स उनके ऊपर आप एक इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करोगे। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि आपको टैगिंग करते हुए आपका अपना जो अटेंडेंस है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया में जो नेट का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है और स्पेसिफिक ऐसी साइट्स पर तो ये भी एक इशू रहेगा कि वो अपना अगर अटेंडेंस ही रजिस्टर नहीं कर पाए तो उनको वापस अपने वर्किंग प्लेस अपने घर आना पड़ेगा। इसकी वजह से जो उनका बेसिक जो 100 डेज उनको वर्किंग मिलता है उस पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश करे। ये जो नए ऑर्डर पास किए हैं इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनका जो एग्जिट गेट होता है और जो उनकी विंडोज़ होती हैं वहाँ पर एक वीटी जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि वीटी जो है वो विक्टोरियन टेरिटरी या फिर वाइसराय टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है और ब्रिटिश राज की जो लिगेसी है उसको बनाता है। तो इसको लेकर के हमारे इंडिया में एक पिटीशन फाइल हुई है कि हमारे इंडिया के जो भी एयरक्राफ्ट हैं उन सभी में जो वीटी जो लोगो लगाया गया है इसको हटाया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन्होंने टाइम इंडिपेंडेंस के बाद में अपना जो लोगो है उसको चेंज कर लिया, लेकिन अभी भी इस प्रीफिक्स को हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो इसको लेकर के पिटीशन अपलोड की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो बाइडेन जो है उन्होंने बोला है कि अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की वो विजिट पर रहेंगे। उन्होंने बोला है कि ITU2 जो है जो नया ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इंडिया के साथ में भी इंडिया में जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनमें क्या इश्यू चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। ओके, इसको लेकर के बोला गया है। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बात रखी है कि USA के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के साथ में भी इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर I2U2 जो ग्रुप है वो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ITU2 एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE ये कंट्रीज़ इसमें आते हैं। I2 जो है वो इंडिया और इजराइल को रिप्रेजेंट करता है और U2 जो है वो USA और UAE को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें इसके बेसिक बैकग्राउंड की तो I2U2 ग्रुप बनने से पहले ही 2021 अक्टूबर में एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है और इस ग्रुप में इनिशियली फॉर्म में जो ये ग्रुप है वो इनिशियली फॉर्म में अक्टूबर 2021 से काम करना स्टार्ट करता है। अब्राहम अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप है इसमें इजराइल और UAE जो है वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं इनिशियली स्टेज पर, लेकिन उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे इनका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इंक्रीज़ होता जाता है। उस टाइम 2021 में ये जो ग्रुप है उसको इंटरनेशनल फोरम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ कंट्री जो है वो इसको वेस्ट क्वाड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अब टाइम के साथ में इसका और ज़्यादा स्प्रेड किया गया और इसमें USA और इंडिया जो है उसका भी इंक्लूजन देखने को मिला। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसका बेसिक प्रोविज़न ये है और इससे ये ऑब्जेक्टिव ये सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं उनको लोकल लेवल पर जो भी उनके इश्यूज़ थे वो टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं। मतलब सिनेरियो जो है वो ग्लोबली लेवल पर चेंज होना जा रहा है। इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इंडिया जो है वो इजराइल के साथ में यहाँ पर अदर कंट्रीज से इफेक्ट हुए बिना इजराइल के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।